जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, जो आपका जो हम आपको ऑल एग्जाम्स के लिए जीएस की क्लासेस जो है कि चलाया जा रहा है लगातार, है ना। उसमें हिस्ट्री का जो क्लास देखा था, लास्ट क्लास जो देखा था, लास्ट क्लास में हमने मौर्योत्तर काल, है ना, मौर्योत्तर काल, ये हमने वहां पे आपको कराया था। ठीक है, ओके। मौर्योत्तर काल के बारे में हमने आपको करा दिया था। उसमें लास्ट हमने कुषाण वंश देखा था, और कुषाण वंश के बारे में हमने जो है कि प्रॉपर डिटेल में देखा था, है ना। वो सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। और इसी तरीके से कहा जाता है कि इसके जस्ट बाद जो है कि आपका गुप्त साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य जो है कि कुषाण साम्राज्य का जो सामंत थे, उन सामंतों में से एक था गुप्त जो है कि साम्राज्य के शासक, है ना। और उन्हीं से जो है कि ये सारी चीजें एक एक करके चली जाती है। खैर, यहाँ पे स्टोरी थोड़ा सा हमें कम देखना है। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा, ये जो आपका यूपी है ना, जो आपका उत्तर प्रदेश, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो पोस्ट निकला है, उसके लिए भी ये जीएस जो है कि जो क्लास चल रहा है वो प्रॉपर कंप्लीट है। इससे ज्यादा आपको जीएस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि यहाँ पे हम आपको जो स्वास्थ्य शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा, तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में एक अलग से क्लास प्रॉपर उसका लेके आएंगे, और यूट्यूब पे ही ऑनलाइन जो है कि आपको इजिली जो है कि मिल जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस समय ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म जो है कि जो स्वास्थ्य एजुकेशन है या स्वास्थ्य शिक्षा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। अब चूंकि समस्या यहाँ पे ये है कि इसका प्रॉपर आयोग ने कोई जो है कि सिलेबस लॉन्च नहीं किया है, जारी नहीं किया है। इसके वजह से जो है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हालांकि जब हम लेके आएंगे ना सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में, स्वास्थ्य एजुकेशन के बारे में प्रॉपर थोड़ा सा हम उसमें डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर जो है कि यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। साथ ही साथ वहां पे हम ये देखेंगे कि क्या क्या, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन का तो सिलेबस नहीं दिया है, बट और तो सिलेबस है ना, और भी बहुत सारे जो है कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए एग्जाम्स जो है कि आपका यूपी सरकार कराती है, उसमें भी तो स्वास्थ्य एजुकेशन का जो है कि टॉपिक है, सेक्शन है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां से सिलेबस का आइडिया हम थोड़ा सा ले सकते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से जो है कि सिलेबस का आइडिया ले सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग लेकर के वहां से चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस मैटर को जब वो क्लास लेके आएंगे तो वहां पे देखा जाएगा। अभी यहाँ पे इसको हम खत्म करते हैं। यहाँ आज स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल के बारे में मैंने क्या कहा कि गुप्त काल के जो शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे। वो कौन थे? कुषाण के सामंत थे गुप्त काल, है ना। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो 319 में, है ना। 319 में जो है गुप्त काल की स्थापना होती है। लगभग 540 ईस्वी के आसपास ये पूरा जो है कि आपका साम्राज्य चलता है। लगभग देखते हैं कि 200 साल, लगभग मोटा मोटा 200 साल ये साम्राज्य चलता है ना। राजधानी इनकी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र, हाँ, पाटलिपुत्र। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। कौन थी? संस्कृत। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इनका जो वास्तविक नाम था वो सिर्फ गुप्त था। क्या था? सिर्फ गुप्त था। और ये कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के क्या थे? सामंत थे।
ठीक है, उनको कर वगैरह दिया करते थे। बाद में जब जो है कि कुषाण वंश का जो है कि पतन होता है, तो पतन के बाद जो है कि अब कोई केंद्रीय शक्ति होती नहीं है जो पूरे भारत को बांध करके रखे, तो इसमें जो है कि ये जो गुप्त शासक है ये जो है उभर के बाहर आते हैं। और श्रीगुप्त जो है कि यहाँ पे ये एक्चुअली क्या था, कुषाण शासकों को कर वगैरह देते थे, भेंट वगैरह देते थे, वार्षिक वगैरह ये सारा काम होता था। ठीक है, श्रीगुप्त ये जो है कि महाराज की उपाधि धारण करते थे। महाराजा धीराज की नहीं उपाधि धारण करते, महाराज या छोटे, मतलब कि वो ऐसे उपाधियां धारण करते जो सामंत अपने टाइटल के लिए लगाते थे। ठीक है, इसके बाद इनका पुत्र आता है घटोत्कच आता है। हालांकि घटोत्कच के बारे में देखा जाए, ये यहाँ पे थोड़ा सा इनका मैंने फोटो लगा रखा है, श्रीगुप्त महाराजा की तरफ बैठे हुए। घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि एक महाभारत में भी घटोत्कच जो है कि देखने को मिलता है, भीम का पुत्र होता है, बट वो घटोत्कच अलग है और ये घटोत्कच अलग है, दोनों अलग अलग जो है कि कैरेक्टर है। तो इन दोनों को मिक्स आपको नहीं करना है, दोनों क्या है, अलग अलग कैरेक्टर है। ठीक है, गुप्त वंश में श्रीगुप्त के बाद दूसरा शासक घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है कि छोटी मोटी उपाधियां धारण करते थे, जबकि उस समय राजाओं की जो प्रचलित उपाधि थी वो थी महाराजाधिराज। क्या थी, महाराजाधिराज, यानी कि महाराजाओं के भी राजा। तो ये छोटे मोटे उपाधि जो श्रीगुप्त थे ये भी महाराजा की उपाधि धारण की, घटोत्कच भी महाराजा की उपाधि धारण की। पहला शासक जिसने कुषाणों को कर देना बंद किया और महाराजाधिराज की जो है कि उपाधि धारण की, वो चंद्रगुप्त प्रथम निकल के आते हैं। और यहां इनको जो है कि माना जाता है कि यहां से गुप्त वंश की वास्तविक नींव पड़ गई, वास्तविक, यानी कि अब यहां से इसका प्रभुत्व बढ़ने लगा आसपास, है ना। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन सी थी, कौन थी, कुमार देवी। पत्नी कौन थी, कुमार देवी। महाराजाधिराज, कहते ना, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ही था, है ना। इन्होंने ही जो है कि ये बहुत फेमस जो है कि ये कह लीजिए कि गुप्त वंश का प्रथम जो है कि महान शासक, या कह लीजिए कि प्रतापी शासक, या पहला जो है कि वास्तविक शासक आपका चंद्रगुप्त प्रथम हमें देखने को मिलता है। इसने सिक्के जारी किए, इसने क्या किए, चांदी के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए। हाँ, इसने चांदी के सिक्के जारी किए, और चांदी के सिक्के जारी किए तो सिक्के दो देखिए, अब यहां पे क्या है ना, यहां पे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में या गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करें तो जिस हिसाब से मैं आपको लेके चल रहा हूं, है ना, वो उसमें सिर्फ इतना ही फैक्ट या इतनी ही जानकारी लेके आ रहा हूं जिससे हमारा एग्जाम कठिन से सरल हो जाए, और जो वो आप बर्डन लेके जो है कि बैठे रहते हैं जीएस का कि इतना बड़ा जो है कि ब्रॉड है, इसको कैसे कवर किया जाएगा, वो आपका बर्डन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जानकारी को यहाँ पे रखे हुए हैं जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछा गया है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कथा कहानियां यहाँ पे मैंने नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये दो प्रकार के सिक्के जारी करते हैं, एक तो राजा रानी प्रकार के सिक्के और मां लक्ष्मी प्रकार के सिक्के। ये दोनों चीजें पूछी जाती है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के जो है कि किसने जारी किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कि जारी किया था। ठीक है, और मां लक्ष्मी प्रकार के सिक्के भी इन्होंने ही जो है कि सबसे पहले जारी किया था, चांदी के सिक्के थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो उसके बाद जब चंद्रगुप्त आपका प्रथम आता है, तो चंद्रगुप्त के बाद, प्रथम के बाद जो है कि इनका पुत्र आता है समुद्रगुप्त। कौन आता है, समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको धरणी बंध के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है, कारण यह है कि कहा जाता है कि इनका जो है कि, हालांकि यहाँ पे कहीं पे जितनी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मेंशन लिखी हुई आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक तरीके से ये मान के चलिए कि प्रशासक कम था
और योद्धा जो है कि ज्यादा था। अब यहां पे कंपटीशन था, ये जो है ना, ये समुद्रगुप्त और इनके बड़े भाई थे कांचदेव और समुद्रगुप्त, दोनों में जो है कि प्रतिस्पर्धा थी कि राजा कौन बनेगा, है ना। और अंततः राजा कौन बनते हैं? समुद्रगुप्त जो है कि बनते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। यह भी पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास या किस राजा का या किस शासक का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, तो आपके समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका, ये समुद्रगुप्त की फोटो यहां पे लगा रखी है, यहां पे ये आपका गुजरात वाला सेक्शन हो गया, है ना। तो ये आपका अरब सागर हो गया, ये अरब सागर हो गया, है ना, अरब सागर। यहां पे देखेंगे तो हिंद महासागर, और यहां पे देखेंगे तो बे ऑफ या बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आ जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अरब सागर का भी और आपका हिंद महासागर का भी और बंगाल की खाड़ी, कहने का मतलब है कि तीनों जो क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र के जो समुद्र है, वहां तक जो है कि गुप्त साम्राज्य का जो सीमा था अटैच था। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 जो है कि समुद्र का पानी पीता था। और इसी कारण ये क्या किया, इसने जो है कि इसने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, बहुत बड़ा मतलब कि बहुत सारे युद्ध लड़े। टोटल टोटल देखा जाए तो ये समुद्रगुप्त कुल 17 युद्ध लड़ता है, 17 युद्ध लड़ता है, जिसमें 9 उत्तर भारत में लड़ता है ना, 9 17 9 12 नहीं, सॉरी 17 नहीं, 21 युद्ध लड़ता है, सॉरी 21 युद्ध लड़ता है। यहां पे ये लड़ता है 21 युद्ध लड़ता है, जिसमें से आपका 9 उत्तर भारत और 12 जो है कि आपके दक्षिणी भारत, यानी कि 9 उत्तर भारत के राजाओं से युद्ध लड़ता है और 12 जो है कि दक्षिण भारत के राजाओं से युद्ध लड़ता है। इस प्रकार से कुल 21 युद्ध लड़ता है और 21 युद्ध जीतता है, सिर्फ लड़ता नहीं है, जीतता, हारता एक भी युद्ध नहीं, एक भी युद्ध ये जो है कि हारा नहीं है, सारा का सारा युद्ध क्या हुआ है, जीता हुआ है। इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारत का नेपोलियन भी। ये तो थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया कि 21 युद्ध लड़ा हुआ है, जिसमें से आपका 9 जो है कि आपका युद्ध लड़ा हुआ है उत्तर भारत में, उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया युद्ध के द्वारा और उन्हें जो है कि जीता। और दक्षिणी भारत में देखा जाए तो दक्षिणी भारत में 12 राजाओं से युद्ध किया और उनको हराया। ठीक है, तो उत्तरी भारत में अब यहां पे थोड़ा सा अब आ गया है तो यहां पे थोड़ा सा बता दूं, है ना, नहीं तो फिर मिस कर जाएंगे। तो ये जो 9 उत्तरी भारत में जो युद्ध लड़ा, तो इनको हराने के बाद कंप्लीट रूप से अपने राज्य में क्या किया, विलय कर लिया। जो भी राजा थे उनको हराया और हराने के बाद जो है कंप्लीट रूप से अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, लेकिन जो दक्षिण भारत के राजा थे, दक्षिण भारत का राज्य जो है कि चूंकि ये गुप्त साम्राज्य पाटलिपुत्र देखा जाए इसकी राजधानी, तो इस क्रम में देखा यह जाता है कि इसकी 2 राजधानी, एक पाटलिपुत्र एक उज्जैनी, 2 राजधानी हमें देखने को मिलती है। सॉरी नहीं, पाटलिपुत्र, ठीक, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी देखने को मिलती है। तो यहां से अब दक्षिण भारत को कवर करना या उन्हें जो है कि नियंत्रण में रखना मुश्किल था। तो इसके लिए इसने क्या किया, एक नीति अपनाई जिसको कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रहण मोक्षा
क्या हो रहा है ये हट गया ना। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ये पूछा जाता है कि किस शासक ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, तो समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। ये क्या करता था, दक्षिण के राजाओं से युद्ध करता था, युद्ध करने के बाद उन्हें हराता था, हराने के बाद उनके साम्राज्य को अपने कब्जे में नहीं लेता था, जैसे उत्तर भारत में इसने किया 9 राजाओं के साथ, कब्जा में नहीं लेता था, उनके राज्य उनको वापिस दे देता था। अब वापिस दे देता था तो वो लोग भी खुश हो जाते थे, यार ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही हमसे युद्ध लड़ा है, हराया है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है यार, बुरा आदमी नहीं है ये दिल का। देखो हमारा साम्राज्य क्या किया, वापस दे दिया। अब बोलते थे कि देखो हम तुम्हारा साम्राज्य वापस दे दिए हैं, तुम जैसे इससे पहले राज्य करते थे वैसे ही करो, बस हमारे अधीन हो जाओ, हमें कर जो है कि टाइम टू टाइम देते रहना, हमारे अधीन रहना, बाकी हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम पे कोई संकट आएगा तो उस संकट को पहले हम फेस करेंगे, उसके बाद तुम्हारे तक आएगा। तो इस तरीके से जो है कि अच्छी अच्छी बातें करके उनको जो है कि अपने अनुग्रहित कर लेता था, उन लोगों को, यानी कि जो हारे हुए राजा थे उनको अनुग्रहित कर लेता था। और इस क्रम में इसी नीति को बोला गया ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति बोली गई। ठीक है, समुद्रगुप्त को जाना जाता है धरणी बंध के रूप, और किस रूप में जाना जाता है, कवि के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में। अब संगीतज्ञ के रूप में क्या है, क्योंकि इसकी एक मुद्रा मिली है, मुद्रा मतलब कि सिक्का, क्वाइन। तो जो सिक्का मिला है, क्वाइन मिला है, उस सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक संगीत प्रेमी शासक था। सामान्य तौर पे शासक क्या होते हैं, शासक सामान्य तौर पे विद्वानों की रिस्पेक्ट करते हैं, विद्या प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, युद्ध कला प्रेमी होते हैं। तो इस तरह के जो है कि कुछ प्रवृत्तियां होती है शासकों में, तो उसमें से ये कवि भी था, संगीतज्ञ भी था, विद्या संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इसे विद्या संरक्षक यानी विद्वानों को संरक्षण देता था। हरिसेन देखेंगे तो इन्हीं का जो है कि दरबारी कवि निकल के आता है। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, ये 2 बार हो गया है क्या, अच्छा ठीक है, अश्वमेधकर्ता और व्याघ्र हंता, व्याघ्र हंता, व्याघ्र, अश्वमेध जो यज्ञ किए थे तो अश्वमेध करता हो गया। एक दूसरा सिक्का मिला है जिसपे इन्हें बाघ को मारते हुए दिखाया गया है, इसलिए इन्हें व्याघ्र हंता की भी उपाधि। एक चीज और आपके बारे में बता दूं, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, कौन सा गुप्त शासक था जिसने पहली बार परम भागवत की उपाधि धारण की। यहां आगे कहीं लिखा होगा पॉइंट, अच्छा चलो आगे ही देखते हैं, है ना। वह गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, विल्सन आर्थर ने कहा। हालांकि एक और पर्सन है जिन्होंने कहा है, उसके बारे में भी हम यहां पे देख लेंगे। ठीक है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, समुद्रगुप्त। अब प्रयाग प्रशस्ति है, क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। इनके दरबारी कवि थे हरिसेन, हरिसेन ने क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति मतलब, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में, है ना, प्रशंसा में। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सामने वाले से अपना काम निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, उसकी बहुत सारी जो है कि प्रशंसा करते हैं। एक ऐसे कहिए कि चने की झाड़ पर चढ़ा देते हैं, है ना। तो चने की झाड़ पे चढ़ाने वाले को उस टाइम में प्रशस्ति वादक या प्रशस्ति करने वाला या प्रशंसा करने वाला बोला जाता था। वैसे ही दरबारी कवि हरिसेन थे जिनकी इनकी प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिख दी, जिसमें इनके युद्धों का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, युद्धों का वर्णन है। और वही बात किया इलाहाबाद का जो है कि, अच्छा ये तो अलग बोल रहा है, चलो ठीक है। का घोड़ा 3 सागरों का पानी पीता था, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 सागरों का पानी पीता था। ठीक है, समुद्रगुप्त के राज कवि हरिसेन ने
अभिलेख लिखा, कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति यानी कि प्रशस्ति यानी कि मैंने बताया कि समुद्रगुप्त के कृत्यों के बारे में प्रशंसा बढ़ा चढ़ा करके अच्छे से बटरिंग करना, जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, उस तरह का जो है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किन अभिलेख में किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। वह गुप्त शासक जिसको उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, कौन सा है? यहां पे देखिए जो सिक्का लगा हुआ है ना, यहां पे देखिए, ये यहां पे जो सिक्का लगा हुआ है, ये हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया, यहां पे मैंने सिक्का लगा रखा है, ये देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके के ये जो है कि यहां पे दिखाया गया है, ये बीड़ा बजाते हुए इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ये बीड़ा बजा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, इसीलिए इसे संगीत प्रेमी या बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजितियों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त को। तो दो लोग हैं जिन्होंने इनको नेपोलियन कहा है। एक तो विंसेंट आर्थर है ना, और दूसरे हैं आपके B.S. स्मिथ। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा ये गलत है, ये होना चाहिए ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये गृह नहीं है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किसने अपनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। ये चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो जब बता चुका हूं तो उस चीज को रिपीट करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, है ना। परम भागवत की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त साम्राज्य शासक कौन सा था? तो समुद्रगुप्त था। रामगुप्त के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। अब चूंकि होता क्या है, समुद्रगुप्त के बाद दो कैरेक्टर आते हैं, दो इनके पुत्र आते हैं। एक तो आते हैं रामगुप्त, दूसरे आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें बोला जाए। ठीक है। और उस समय की जो है कि सबसे एक कहिए कि मिस वर्ल्ड टाइप का या मिस यूनिवर्स टाइप की जो है कि लड़की थी, एक राजकुमारी थी जिनका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है कि प्रेम जो है कि करती थी किनसे? चंद्रगुप्त द्वितीय से, जबकि रामगुप्त का एक तरफा प्रेम था। और इस चक्कर में पता चलता है कि रामगुप्त जो है कि साम दाम दंड भेद लगा करके जो है कि शादी कर लेते हैं ध्रुव स्वामिनी से। लेकिन जब शक का आक्रमण होता है ना, ठीक है, जब वसना शक शासक वसना था, शक शासक वसना जो है कि पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी बहुत सुंदर है, कमजोर राजा था कौन? रामगुप्त। तो रामगुप्त पे आक्रमण कर देता है, ये बेचारा हार जाता है। हारने के बाद कहता है कि भैया तुमको क्या चाहिए? बोलता है कि ये ध्रुव स्वामिनी हमको पसंद है, तुम्हारी बीबी हमें क्या है? पसंद है, बहुत सुंदर है, ये हमें चाहिए, ये हमें दे दो। तो वो तैयार हो जाता है देने के लिए। और इस क्रम में जो है कि अब विक्रमादित्य उठता है, जाके बसना को मारता है। बसना को मारने के साथ साथ रामगुप्त को भी मार देता है, और रामगुप्त को मार करके फिर से अब ध्रुव स्वामिनी से विवाह करके गुप्त साम्राज्य के गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक जो है कि ट्रायंगल लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक न्यायप्रिय राजा कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबसे ज्यादा न्यायप्रिय राजा हमें देखने को मिलता है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न। ये भी याद रखिएगा कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे या किस गुप्त साम्राज्य शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। उन 9 रत्नों में से एक थे आपके कालिदास, है ना।
अमर सिंह थे, कालिदास थे, बेताल थे, शंकु था, है ना। इस तरीके से करके 9 लोग यहां पे हमें देखने को मिलते हैं, उनमें कालिदास एक थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत की उपाधि इसने भी धारण की। देखिए, जो गुप्त साम्राज्य है, तो गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं, उन शासकों में देखेंगे तो उन शासकों में परम भागवत की उपाधि बहुत सारे लोगों ने धारण किया, है ना। परम भागवत की उपाधि बहुत सारे लोगों ने धारण किया, लेकिन सबसे पहले परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया? समुद्रगुप्त ने। यह प्रश्न पूछा गया है। जैसे ये आपका सेशन खत्म होगा, तो सेशन खत्म होने के साथ ही साथ में वहां पे क्वेश्चन लगभग 60-65 प्रश्न है, तो उसमें जब हम आपको प्रश्न कराएंगे तो वहां पे ये सारे प्रश्न आपको दिखेंगे, है ना। ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। बहुत सारे लोगों ने धारण की, लेकिन सबसे पहले समुद्रगुप्त ने, उसके बारे में पूछा गया। ठीक है। परम भागवत वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला गुप्त शासक था। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। इसने अपना जो है कि विवाह जो है कि अलग जो है कि साम्राज्य में किया। नागवंश की कुबेर नागा से जो है कि विवाह करके जो है कि वहां पे एक वैवाहिक संबंध बनाया, है ना। फिर अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया, और प्रभावती का विवाह करके जो है कि वहां पे देखेंगे कि एक वैवाहिक संबंध के माध्यम से वहां पे अपना साम्राज्य विस्तार करता है। फिर इसका पुत्र आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो है कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपना जो है कि क्या करता है? साम्राज्य का विस्तार करता है। तो शादी के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये यहां पे बैठे हुए हैं बिंदास, यहां पे बैठे हुए हैं यहां पे। ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। इसने पुस्तक लिखी कौन सी? फो क्यो की। कौन सी पुस्तक लिखी? फो क्यो की। ठीक है। ये जानना इसलिए जरूरी है ना कि ये कई बार आपसे प्रश्न पूछ देगा। कई बार तो जो ये विदेशी यात्री हैं, विदेशी यात्रियों का समूह दे देता है, 4-5 का समूह दे देगा, और फिर कहेगा कि इनको भारत आने के सही क्रम में क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए, है ना। ठीक है। तो इससे पहले फेमस पर्सन आया था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फाहियान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। हर्ष के दरबार में आएगा आपका क्या बोलते हैं उसको, ह्वेनसांग आएगा। उसके बाद इति सिंह आता है। तो ये प्रॉपर क्रम है। इस क्रम को कई बार जो है पूछा हुआ है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा, है ना। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को जो है कि जाना है। और ये एक चीज और याद रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। क्या था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति था, है ना। प्रथम व्यक्ति था, ये फर्स्ट पर्सन था। हालांकि इससे पहले एक व्यक्ति था जिसने शकों को हराया था, या और विदेशी आक्रमण को जो है कि क्या किया था? परास्त किया था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो लिखित साक्ष्य न होने की अवस्था में प्रथम जो है कि विक्रमादित्य कौन बने? चंद्रगुप्त द्वितीय बने। ठीक है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। फाहियान और ह्वेनसांग ने के राज्यों को देखा। किसके राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में फाहियान आया, और हर्षवर्धन के राज्य में कौन आया? आपका ह्वेनसांग आया। ह्वेनसांग। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न उपाधि धारण की, शक्र
सकारी, सकार या सकार, ठीक है, सकार विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ताम्रलिप्ति बंदरगाह है ये, ताम्रलिप्ति बंदरगाह बहुत ही फेमस बंदरगाह है। और याद रखिएगा कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह क्यों फेमस था, तो किस काल में फेमस था, तो गुप्त काल में फेमस था विदेशी व्यापार के लिए। किस लिए? विदेशी व्यापार के लिए। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त पहला व्यक्ति था जिसके टाइम में प्रथम हूण आक्रमण, स्कंदगुप्त के समय प्रथम हूण आक्रमण हुआ। क्या हुआ? प्रथम हूण आक्रमण हुआ, जिसको सफलतापूर्वक इसने क्या किया? दबा दिया। हालांकि स्कंदगुप्त से पहले कुमारगुप्त आता है। कौन आता है? कुमारगुप्त आता है। तो सबसे ज्यादा अभिलेख या सबसे ज्यादा जो है सिक्के जारी करने वाला व्यक्ति कौन था? कुमारगुप्त था, है ना। कुमारगुप्त ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक है, आगे कहीं लिखा होगा ये सारी चीजें संचालित होता था। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता है? ये जो है ना, थोड़ा सा ये एडिटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये टाइपिंग में यहाँ पे आएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। किससे संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। कई बार तो इस ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह किस साम्राज्य या किस साम्राज्य के समय प्रमुख विदेशी व्यापारी केंद्र था? तो गुप्त शासन के दौरान ताम्रलिप्ति प्रमुख विदेशी व्यापारी केंद्र था। ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक बोलते थे। क्या बोलते थे? रूपक बोलते थे। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान या आयुविज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। सुश्रुत भी जो है कि क्या थे? सुश्रुत भी नवरत्नों में से एक थे, है ना। बहुत सारे लोग यहां पे आते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है कर्म से। ठीक है। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत, यानी कि स्त्रियों और शूद्रों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। किस काल में? गुप्त काल में। कला और स्थापत्य के लिए अधिक प्रसिद्ध है गुप्त वंश, इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग। यहाँ पे बहुत सारे साहित्य को रीराइट किया गया, बहुत सारे नए साहित्य लिखे गए, बहुत सारे जो है कि यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ, मंदिर निर्माण कार्य हुआ, बहुत सारा यहाँ पे कार्य हमें देखने को मिलता है। अजंता व एलोरा कलाकृतियां संबंधित है गुप्त काल से। अजंता चित्रकला की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एलोरा में वो अलग है। बौद्ध धर्म से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहा मिलती हैं? बाघ की, है ना। पश्चिमी भारत के उत्तर मध्य महाराष्ट्र राज्य में अजंता गांव के पास। ये क्या हो रखा है? यहाँ पे बाघ की गुफाएं होनी चाहिए। बाघ की गुफाएं थोड़ा सा इसमें मिस है, इधर उधर चीजें हैं, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर देंगे। ठीक है, चलो। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी के साथ गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट गुप्त साम्राज्य के दौरान आ गया था। हाँ, यहां पे बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था अभी, लेकिन था। बाघ की गुफाएं कहाँ है?
धार जिले की कुक्षी तहसील में विंध्य पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों पर नर्मदा के बीच। ठीक है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक सम्राट ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। तो कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध दर्शन, यहां पे बौद्ध दर्शन का अध्ययन होता था। बौद्ध दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। मुख्य अध्ययन तो और भी चीजों का कराया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। और ये भी याद रखिएगा कि जो नालंदा है, नालंदा भारत में बनाई गई पहली छात्रावास वाली जो है कि विश्वविद्यालय था। इससे पहले विश्वविद्यालय था तक्षशिला, लेकिन वहां पे छात्रावास नहीं था, जबकि यहाँ पे छात्रावास था। यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा जो है कि छात्र क्या करते थे? रह के पढ़ाई करते थे, है ना। 1000 से भी ज्यादा। चलो, मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। किसने कराया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था फाहियान ने। महरौली स्थित स्तंभ लेख का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। चतुर्थ सदी में हुआ था। ये जो जितने पॉइंट्स यहां पे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक्चुअली एज इट इज सेम टू सेम पॉइंट्स एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, इसीलिए इस चीज को मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखिए, एक ही चीज है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, घुमा करके, है ना। ठीक है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों आकर्षित करता है? क्यों खींचता है या आकर्षित करता है? तो उसकी जंग रोधकता के कारण। समझिए, 4वीं शताब्दी का है, आज 21वीं शताब्दी चल रही है, 20 पूरा हो गया, यानी कि 1600 साल तो ऐसे हो गया, सीधा सीधा 1600 साल कंप्लीट हो गया। तो 1600 साल कंप्लीट होने के बाद भी देखा जाए कि इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। पता चला कि हमारे यहां लोहे का गेट लग जाए, स्टील का नहीं, लोहे का गेट लग जाए। लोहे का गेट 20-25 साल में, 30 साल में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है सड़ गल के। लेकिन ये लौह स्तंभ ऐसा बना हुआ है कि इसमें जंग ही नहीं लगता, है ना। 1600 सालों से खड़ा हुआ है और इसमें जंग नहीं लगा, अभी भी वैसा एज इट इज सेम टू सेम खड़ा हुआ है। तो इसीलिए ध्यान आकर्षित करता है कि उसकी जंग रोधकता क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कवि, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। भारतीय संस्कृत का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? गुप्त युग को कहा जाता है। वह काल जिसका मुख्य धर्म वैष्णव था तथा विष्णु उस समय के सबसे लोकप्रिय देवता थे, गुप्त काल। गुप्त काल का जो है कि इस समय मुख्य धर्म कौन था? वैष्णव धर्म था, प्रमुख देव था विष्णु थे। ठीक है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? गुप्त काल में। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने ये यहां पे नहीं होना चाहिए, ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की अयोध्या। कहां पे? अयोध्या। एरण अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, लिखित साक्ष्य मिलता है।
अब क्या होता है, भानुगुप्त जो है कि अपने अभिलेख लिखवाते हैं, उसमें एक युद्ध का वर्णन है और उस युद्ध में इनका सेनापति मारा जाता है और उस सेनापति की जो पत्नी थी इतनी पतिव्रता थी, इतनी वो व्यथा उसके अंदर, इतना जो है कि दुख आ जाता है ये जानकर कि मेरे पति युद्ध में मारे गए हैं, या सम्मान की भावना या जो भी कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, लगाव कह लीजिए, या अपना जो है कि पतिव्रता होना कह लीजिए, जो भी था, वो कहती है कि मेरा पति जो है कि मर गया, मेरे जो है कि दुनिया में अब रहने का कोई काम नहीं है। वो स्वयं ही अपने पति को अपने गोद में लेके चिता पे बैठ जाती है और उन्हें जला दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रथम सती की घटना का लिखित साक्ष्य भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। याद रखिए, इसमें युद्ध के बारे में वर्णन है, युद्ध में इनके सेनापति के मृत्यु का वर्णन है और उनकी पत्नी कैसे उनको लेकर के सती हो जाती है इसका वर्णन है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, ठीक है। भुक्तियों यानी नगर प्रांतों का विभाजन गुप्त काल में अनेक जिलों में किया गया था। इन जिलों को कहा जाता था विषय। क्या बोला जाता था? विषय। और इसके मुखिया को बोला जाता था विषयपति। क्या बोला जाता था? विषयपति। दो गुप्तकालीन मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतरी गांव का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। भीतरी गांव का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर ये जो है कि ईंटों से निर्मित है, जो गुप्त काल में बना हुआ था। आगे, वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में खूब नाम कमाया, धन्वंतरी भी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इनके नवरत्नों में से एक थे, है ना, इनके नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के काल के रूप में जाना जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल में शैव मंदिरों में लगी शिव मूर्तियों को दो प्रकार से बनाया जाता था, मानव रूप में और लिंग रूप में, ठीक है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। यहां पे राजा का शासन था तो यह राजतंत्रात्मक थी। गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी उपज का छठवां हिस्सा, उपज का छठवां हिस्सा, है ना, यानी कि कह सकते हैं कि 1/6, यानी कि 6 हिस्सा लगा लीजिए और 6 हिस्सा में से एक हिस्सा राजा का हो गया, 5 हिस्सा जो है कि नागरिक का हो गया, यानी कि जो व्यक्ति है उसका हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहां पे कर लिया जाता था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिमी में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था पैठन। पैठन जो है कि ये भी याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस प्लेस है जो कई बार पूछा जाता है कि पैठन किस जो है कि साम्राज्य के तहत प्रमुख जो है कि केंद्र था, तो व्यापारिक केंद्र था। तो ये आपके गुप्त साम्राज्य के दौरान, गुप्त काल के दौरान पश्चिमी सुदूर पश्चिम में पैठन जो है कि व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। शासक जिसके बारे में फायान लिखता है कि उसके शासन काल में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये बहुत अचरज की क्या चीजें जो है कि कभी कभी जो है कि देखने को मिलता है। जैसे मेगस्थनी जाता है, वो अपने वर्णन में बोल देता है कि भारत में तो दास ही नहीं होते हैं, है ना। और ये कहते हैं, जनाब फायान कहते हैं कि भैया जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन इतना अच्छा था, यहां पे चोरी चकारी लूटपाट इस तरह के अपराध होते ही नहीं थे। लोग इतने निर्भीक थे, इन सब की मतलब कि इस हद तक जो है कि नहीं होता था कि लोग जो है कि घर से जाते वक्त या सोते वक्त ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वैसे ही खोल के चले जाते थे। वैसे ही आज के टाइम में भी देखेंगे ना, आज के टाइम में भी चले जाइए, जैसे चिली वगैरह हो गया, यानी कि दक्षिण अमेरिका में कई सारे देश हैं या और भी बहुत सारे देश हैं जहां पे शॉप होती है, दुकानें होती हैं और उन दुकानों में कोई बैठा नहीं है। वहां पे एक पैसे का जो है कि बॉक्स रखा हुआ है, वहां पे सामान रखा हुआ है, आप जाइए सामान लीजिए, बॉक्स में पैसे डाल दीजिए। तो उस समय इस तरह का जो है ये आज के टाइम में देखने को मिलता है, जबकि भारत में इससे बहुत समय पहले, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय इस तरह की प्रणाली हमें देखने को मिलती है कि लोगों का घर क्या होता था, ताला मुक्त था, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता है? गुप्त काल। अब सवाल यह है, गुप्त काल का पतन क्यों हुआ? ठीक है, अगर हम गुप्त काल के पतन की बात करते हैं तो गुप्त काल के पतन के बारे में देखा जाए तो दो तीन चीजें मेन है। हालांकि यहाँ पे उस तरह का क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन दो तीन चीजें, थोड़ी थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूंगी। कहीं इस तरह का कारण पूछ लिया गया कि काल के पतन का कारण क्या था, तो गुप्त काल के पतन का कारण तो एक जो था कमजोर उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त जो है कि अंतिम महान शासक था, उसके बाद जो शासक हुए गुप्त काल में वो कमजोर हुए, तो कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण, लगातार हूणों का आक्रमण हो रहा था, बाह्य आक्रमण हो रहा था। ठीक है, तीसरा कारण था कि राज्यकोष खाली होता जा रहा था। अब खाली होने का कारण क्या था? सामंतों का बढ़ता प्रभुत्व, सामंतों का बढ़ता प्रभुत्व, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि जो सामंत थे, जैसे मान लीजिए ये आपका गुप्त साम्राज्य हो गया, इतना ये गुप्त साम्राज्य हो गया, है ना। गुप्त साम्राज्य हो गया तो ये इस तरीके से ये मान के चलिए कि ये इतना एरिया, जो जमीन है, जो संसाधन है, उस पे इतने एरिया में, यानी कि राज्य के, गुप्त साम्राज्य के अधिकतर एरिया में सामंतों का कब्जा था। यानी कि अधिकतर जो संसाधन थे उस पे सामंतों का कब्जा था, और वो जो भूमि थी वो कर रहित थी, उससे कर मिलना नहीं है। तो कर मिलने के लिए जमीन कितनी बची? ये बस बची। और इतनी जमीन जो कर लेने के लिए बची है, इसमें से राजा क्या करेगा? अपना राज्य काज चलाएगा, सैनिकों का वेतन देगा, अपना खर्चा चलाएगा, राजकुमारों को देखेगा, क्या करेगा, या आक्रमण हो रहा है उसको मैनेज करेगा। तो आय का स्रोत कम हो गया, सामंतों के बढ़ते प्रभुत्व के कारण आय का स्रोत क्या हो गए? कम हो गए, राजकोष खाली हो गया। और इस तरीके से इसका पता कैसे चलता है? इसका पता ऐसे चलता है कि बाद में जो सोने के सिक्के जारी किए गए गुप्त काल में, वहां पे मिलावट देखने को मिली। तो फिर इससे लगता है कि यार बाद में ये राज्य क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ये तीन चार कुछ कारण थे जिसके वजह से इस साम्राज्य का क्रमिक पतन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम देख लिया जाए तो सही क्रम देखा जाए तो श्रीगुप्त आता है, घटोत्कच आता है, चंद्रगुप्त प्रथम आता है, समुद्रगुप्त आता है, रामगुप्त आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, कुमारगुप्त प्रथम आता है, उसके बाद स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त। इस तरीके से अंतिम शासक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्रॉपर क्रम था, क्योंकि क्रम जो है कि कई बार जो है ना आयोग लेवल पे जाते हैं ना, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आयोग कराता है, तो आयोग लेवल पे जाते हैं तो क्रम पूछ लेता है, या एक दूसरे तरीके का प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे पूछ लेगा आपसे कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में कौन सा गुप्त शासक था? रामगुप्त। तो इस तरीके से भी प्रश्न कई बार जो है कि पूछ लेता है ना। जो सबसे सारे वंश से नहीं पूछता है, कुछ फेमस वंश से पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए आपका मौर्य साम्राज्य से पूछ लेगा, गुप्त साम्राज्य से पूछ लेगा, मुगल काल से पूछ लेगा कि दो राजाओं के बीच में कौन राजा था। तो इस तरीके से जो है कि यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? गुप्त वंश के। यही तो कारण था, यही तो कारण मैं बता रहा था ना कि शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को क्या दिए? ग्राम अनुदान दिए या भूमि अनुदान दिए। उसका लक्ष्य क्या था? अच्छा, ये अनुदान देते क्यों थे? एक तो अपनी प्रसिद्धि के लिए देते थे, पुण्य की प्राप्ति के लिए देते थे, प्रजा में अपना जो है कि प्रभुत्व बनाए रखने के लिए देते थे,
तो जब देते थे तो ये कर रहित होता था, यानी कि इससे आपको कर नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये कोई उपजाऊ नहीं होती, ये भूमि उपजाऊ, ऐसे जैसे हम सुनते हैं कि राजा ने इतनी जमीन जो है कि लोगों में बांट दी, वेतन के रूप में दे दिया, या ब्राह्मणों को दान दे दिया। तो दान दे दिया तो ऐसा नहीं है कि उस पर खेती करते थे, नहीं, वो तो झाड़ झंकार वाले जो है कि जंगली एरिया था, वहां पे कोई जाता नहीं था, रहता नहीं था। तो राजा ने सोचा कि यार खेती बहुत महत्वपूर्ण, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अनाज चाहिए खाने के लिए, तो उत्पादन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन कैसे बढ़ेगा? जब खेतों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा। तो राजा अगर जंगल के क्षेत्रों को साफ करा के खेत में कन्वर्ट करता है, उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा। राजा के दिमाग में आया कि ये क्या काम करते हैं, ऐसा इन लोगों को हम यही भूमि क्या करते हैं, अनुदान में देते हैं, इनसे कहते हैं कि भैया इसे साफ सफाई करो, इस पे रहो, खेती करो, घर द्वार बनाओ, सारा काम करो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। अब यहां पे ये राजा एक गलती करता है, गलती ये कर, उसको कैप लगा देना चाहिए था। कैप लगा देने का मतलब क्या होगा? वो बोलता है कि देखो भैया ये काम तो तुम कर लो, हम तुमसे 5 साल या 10 साल कर नहीं लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे। राजा अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए कि राजा इतना जो है कि दयावान है, दानवान है, करुणा निधान है ना, इस प्रसिद्धि के लिए वो कैप ही नहीं लगाता है, हम आजीवन कर ही नहीं लेंगे आपसे। इस क्रम में अपने राज्य का ज्यादा इलाका क्या किए, वो दे दिया अनुदान में, लोगों ने उसे काट छांट के खेत बनाया, उससे उपज जो है कि अनाज उपजाने लगे। वो एक तरीके से कह लीजिए कि वो अब प्रोडक्टिव हो गई, उत्पादन देने वाली जो है कि जमीन हो गई, और उससे राजा को कोई प्रॉफिट नहीं होता था। और ये लगातार ये दायरा, इस तरह के जमीनों का दायरा लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वही तो हम आपको यहाँ पे दिखाए ना, वही तो ये चीज हम यहाँ पे दिखाए कि एक समय ऐसा आता है कि गुप्त साम्राज्य का जितना क्षेत्रफल था वो जो है कि इस तरह के भूमि अनुदानियों के अंतर्गत आ गया, जिससे कोई भी कर जो है कि राजा को नहीं मिला है। राजकोष में एक पैसा नहीं जा रहा है, राजकोष खाली होगा, राजा कमजोर होगा, बाह्य आक्रमण हो रहा है, मैनेज कैसे करेगा? यही तो सारे कारण थे जिसके वजह से क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। ये सारी बातें हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? नहीं लिखा था। अब देखिए, जानकी हरण जो है ये कालिदास ने नहीं लिखा है। अब ये पूछा गया प्रश्न है एज इट इज, है ना, तो उसमें 4 ऑप्शन है। एक जानकी हरण है, मालविका अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, और विक्रमोर्वशीयम है। ये 4 जो है कि वहां पे ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो है कि देखते हैं, मालविका अग्निमित्रम के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है कि ये कालिदास की रचना है ना। अग्निमित्र का और मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी मालविका अग्निमित्रम में है। शाकुंतलम जो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कि ये भी एक प्रेम कहानी है ना, नाटक है। और एक ये भी जो है कि रचित जो है कि ये किससे, कालिदास द्वारा रचित है, जानकी हरण, जबकि कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र। अग्निमित्र, ठीक है, याद रखिए, प्रेम कहानी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। गुप्त साम्राज्य कंप्लीट हो गया और क्लास का ड्यूरेशन भी पूरा हो गया। तो ऐसा काम करते हैं कि अब इसको यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा है, हर्षवर्धन काल या वर्धन वंश। ठीक है, तो इस पे अब हम यहाँ पे ये सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, है ना। और अगर आप इस क्लास को YouTube पे देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो आप जो है कि पैसे दे रहे हैं, 3000, 4000, 5000, 8000, 10,000 दे रहे हैं, वो क्लास आपको YouTube पे एज इट इज सेम क्लासेस जो है कि सेम चीजें, सेम मटेरियल, सारी चीजें और प्रैक्टिस सेट के साथ, वहां पे मैं आपको हर एक जो भी टॉपिक आपको कराऊंगा
वहां पे मैं आपको उस चीज के प्रश्न दिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न पूछा गया है। अभी जैसे ये पीडीएफ मैंने लगा रखा है ना, पीपीटी लगा रखा है, तो यहाँ पे हमने गुप्त साम्राज्य देखा। अब यहाँ पे प्रश्न डाल दिया होता तब भी जो है क्लास क्या होता, बड़ा हो जाता। मान लीजिए 1 घंटे का क्लास ही हो गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता तो मान लीजिए 40-45 मिनट 1 घंटा वो भी लगता, तो सही नहीं होगा। तो एक बार कंप्लीट हो जाइए कंटेंट की क्लास, उसके बाद लगातार हम 2-3 क्लास जो है कि प्रैक्टिस सेट का लेके आएंगे, क्योंकि हर्षवर्धन देखा जाता है कि हर्षवर्धन प्राचीन काल का अंतिम जो है कि महान शासक था। उसके बाद प्राचीन काल का अंत हो जाता है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल आता है, उसके बाद मध्यकाल आता है। तो हम यहाँ पे 2-3 प्रैक्टिस सेट, इसके बाद 2-3 प्रैक्टिस सेट करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट ऐसा लेके आएंगे हम आपको जो पीछे का जितना भी हमने अभी तक प्राचीन भारत में पढ़ रखा है उनसे जो प्रश्न जो है कि विविध प्रश्न आते हैं और जो क्वेश्चन इधर उधर से पूछे जाते हैं, वो जो है कि उसमें 50-60 क्वेश्चन वहां पे भी रहेंगे, उसको भी वहां पे देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से पूरा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप इस क्लास को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बारे में बताइए इस क्लास के बारे में कि आप जो 5,000, 10,000 या 8,000 या 4,000 जो भी आप फी देते होंगे किसी इंस्टीट्यूट में, वो आपका सेम जो है कि गुणवत्ता का और सेम स्तर का सारा कंटेंट और क्वालिटी एकदम मैनेज आयोग के अनुसार वो आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। तो ये सारी चीजों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।